नाज़रीन, ये है रेड लाइन। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन आजकल जो हो रहा है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे वो रुपए की गिरावट हो और डॉलर की उठान हो। 1999 से जब से एक्सचेंज रेट लागू हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा रुपया इतना गिरा है। हुकूमत का बहरहाल कहना ये है कि इसके बाद एडजस्टमेंट हो गई है और अब IMF की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है उसके मुताबिक उनकी टीम यहाँ पर आएगी और हम 9th रिव्यू कंप्लीट करके उनके प्रोग्राम को रिस्टोर कर देंगे। तो आप ये समझें कि रुपए की गिरावट वो अहम काम था जो हुकूमत नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब उसने कर दिया। तो आने वाला वक्त बताएगा कि इससे मामला संभलेंगे या उल्टेंगे। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो इमरान खान को कायद-ए-आज़म सानी कहते हैं और इमरान खान फवाद चौधरी को पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला साबित करने पर तुले हुए हैं, उन्होंने फवाद चौधरी के बारे में पब्लिकली जो बयानात दिए हैं और उसके बाद उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है, उससे पता चलता है कि सियासत के दांत दिखाने के कुछ और हैं और असल में कुछ और हैं। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लाहौर से जब हम विज़िट करके आए तो ज़मान पार्क के अंदर हमें सरासीमगी महसूस हुई। इमरान खान के एप्रीहेंशंस क्या हैं? जाती उमरा के अंदर मामलात आपको ज़ाहरन बदलते हुए नज़र आते हैं। ख्याल ये है कि मरियम नवाज़ वापस आएंगी, लंदन पलट नहीं होंगी बल्कि काया पलट साबित होंगी। ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इस प्रोग्राम में हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे फवासी साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, उनका शुक्रिया। किरण नाज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनका भी शुक्रिया। गरीदा फ़ारूकी हमें ज्वाइन करेंगी और सलीम साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स हैं उस पर भी बात करेंगे। मोस्टली ट्रेंड्स जो हैं वो पॉलिटिक्स और इकॉनमी के बारे में हैं। काशिफ, मैं आपसे अगर बात का आगाज़ करूं और आगाज़ करने से पहले अगर मैं सलीम साफ़ी साहब को बाकायदा वेलकम भी कर दूं, आई जस्ट सी हिम ऑन एयर नाउ, ज़रा वो ऑडियो सुन लेते हैं हम सब जो परवेज़ इलाही साहब ने पब्लिकली फवाद चौधरी के बारे में कहा। पहले वो सुन लेते हैं और जो उनकी मुबैना आर्ट हुई है उसके बाद फिर उसमें भी देखेंगे। उसमें बीफ्स बहुत सारी होंगी क्योंकि परवेज़ इलाही साहब बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हम सुनवा नहीं सकते फवाद चौधरी के बारे में। तो पहले ज़रा उनकी पब्लिक स्टेटमेंट सुनिएगा। ये जो प्राइवेट वाली है उन्होंने पहले चला दी है और यकीन माने ये टू हमने खामखा ज़्यादा नहीं लगाई। परवेज़ इलाही साहब ने 2-3 जुमलों के अंदर इतनी मरतबा ही वो बातें की हैं जिसके ऊपर टून लगना जो है बड़ा ज़रूरी है। तो काशिफ, आपको ये ऑडियो सुनने के बाद मैं देख रहा हूँ आप थोड़े से महजूज भी हो रहे हैं। उस महजूज होने के जाविये के अलावा सियासी तौर पे आपको क्या पता चलता है? परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करना चाहते थे, अब इससे पता चलता है कि वो बम्बरे मजबूरी उनको करना पड़ा और वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं फवाद चौधरी साहब को। सर, मैं ये तो चले काफ़ी है, तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर लीडर हैं KP से हों या पंजाब से, वो भी इस चीज़ के हक़ में नहीं थे और बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए थी क्योंकि असेंबली तोड़ने का फ़ायदा कोई नहीं। ये तो आवाज़ पहले से आ रही थी कि इलेक्शंस तो शायद ना हो और वही हो रहा है। अब लग ऐसे ही रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, जो कि गलत है, लेकिन ज़ाहिर है वो जो भी हुकूमत करेगी और जो सारे मिलकर करेंगे, इलेक्शन तो मुश्किल नज़र आ रहे हैं दोनों सूबाई असेंबलियों के। अगर नहीं होने इलेक्शन तो असेंबली तोड़ने की ज़रूरत क्या है? और मैं यकीन माने हो सकता है कल मैं, क्योंकि एक प्रोग्राम से पहले एक बड़े सीनियर लीडर हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, उनका बीपर शुरू होने से पहले जैसे आप होता है कि आप गप लगा रहे होते हैं, तो उनकी गुफ्तगू भी कोई इसी किस्म की थी। आवाज़ अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर था, ज़ाहिर है वो क्योंकि TV प्रोग्राम में आने से पहले ब्रेक के अंदर ये गुफ्तगू हो रही थी। उनका भी ये ख्याल था कि असेंबलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी और उन्होंने भी कहीं ना कहीं फवाद को कहा कि फवाद चौधरी साहब की वजह से असेंबली टूट गई। लेकिन इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ में 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप वो था जो कहता प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करें, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करें, असेंबली तोड़ने का फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब थे और दूसरे जो यंग पॉलिटिशियंस थे, उनका ख्याल था कि अब असेंबली तोड़ने के अलावा चारा कोई नहीं है, पॉलिटिक्स करनी है तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी, कश्तियों को आग लगानी पड़ेगी। सो दैट्स वेयर जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ये परवेज़ इलाही साहब वाहिद आवाज़ नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि पॉलिसी बदलनी चाहिए और असेंबलियों से इस्तीफा, माफ़ी चाहता, असेंबलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए। ज़रा मैं सलीम साफ़ी साहब के पास जाऊंगा और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास। यहाँ पे किरण और गरीदा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सलीम साफ़ी साहब, जो ज़ुबान का इस्तेमाल है वो तो बाकमाल है परवेज़ इलाही साहब का। पब्लिकली भी उन्होंने स्टेटमेंट दी और उसके अंदर उन्होंने ठट्ठा किया, लेकिन प्राइवेटली ज़रा खुल के बोल रहे थे और फवाद चौधरी के बारे में ये तसव्वुर बनाया गया
उनकी अपनी तरफ से कि वो बहुत मरकज़ी लीडर हैं और वो बड़े काइयाँ और दानिशमंद सियासतदान हैं। परवेज़ इलाही साहब तो उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए सुनाई दे रहे हैं। नहीं तलत साहब, ये तो देखें, सिर्फ परवेज़ इलाही की हमने सुनी है। अगर परवेज़ इलाही साहब की जमात के लोगों के उनके बारे में भी सुने खलवतों में, तो इसी तरह की राय होगी। इसी तरह इमरान खान के बारे में, ये इन्होंने तो फवाद चौधरी के बारे में कही है ना। अगर आप फवाद चौधरी के साथी वज़रा से खलवतों में सुनते तो वो इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते। ख़ुद फवाद चौधरी और इस तरह के लोग अगर खलवतों में, उनको आप इमरान खान के बारे में सुने, ये इनके बहुत सारे वफाकी वज़रा को मैं देख के हैरान होता हूँ कि खलवतों में वो इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं और जलवतों में किस तरह उनको दिफा करते हैं। तो वो जो मैं जस्ट अनाउंसमेंट के गरीदा आ गई हमारे प्रोग्राम में। गो हेड। हाँ, दैट्स ओके। गरीदा का आने का पता चल गया। गो हेड, बताइए। ये सियासत के सीने में दिल तो बहुत पहले से नहीं था, लेकिन जब से पीटीआई मैदान में आई है तो उसके बाद सियासत की आंख में जो थोड़ी बहुत हया और शर्म थी वो भी ख़त्म हो गई है। और ये वाहिद जमात थी कि जिसके लीडर के बारे में हम खलवतों में उनके पैरोकारों की दूसरी राय सुनते थे और जलवतों में वो दूसरों के ख़िलाफ़ उनकी खातिर, उनकी खुशनुदी के लिए गद्दारी के फतवे भी लगाते हैं, गालम गलूज भी करते हैं और वहाँ तक भी उतर आते हैं। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है, अब देखिए आज भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि भाई जो बंदा कल तक आपको डाकू कहता था और आपने चंद रोज़ पहले उनके ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह के साथ बातें कर ली और जरदारी के पास पूल ले गए और सुबह उनके पास चले गए और फिर अगले दिन तक उनके बारे में ये कुछ कहते रहे। अच्छा, ख़ुद आप उनके अकल के बारे में ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो अभी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि मैं तो कहता था कि असम्बली ना तोड़े, इसका आपको ये नुकसान होगा। तो पता नहीं कि खलवतों में ये उनके बारे में क्या ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इमरान खान, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो ऑडियोज़ आएँ ताकि हमें पता चले कि हकीकत में एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। हकीकत में फवाद चौधरी ने हम सब के साथ क्या किया है, बाकियों के साथ क्या किया है, लेकिन हमारी रिवायत ये इजाज़त नहीं देती कि हम तकलीफ़ के वक्त में, अब ये उनके कल तक हम नवा थे, आज जब वो तकलीफ़ में है तो इन्होंने उनका नाम लिया, वो बाकियों का नाम तो लेना यार। जो आप कह रहे हैं कि जो इमरान खान को गुमराह कर रहे थे, अगर इस तरह उसूलों की बात है, अच्छा खुद इमरान खान का नाम तो लेना। अच्छा, दूसरे एक तरफ जनरल बाजवा की तारीफ़ें कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की सियासत जो है बड़ी दिलचस्प, क्योंकि किरण आपकी तरफ आता हूँ। आपने शायद अभी वो ऑडियो नहीं सुनी गरीदा, वो जो परवेज़ इलाही साहब की गालियों से भरी हुई ऑडियो फवाद चौधरी के बारे में लीक हुई है। मैंने सुनी है, आपका सवाल लेकिन किरण से है। मैंने सुनी है लेकिन मैं ज़्यादा सुन नहीं पाई, सो मैंने उसमें बस वो जितना आपने सुना उतना ही काफ़ी है। बाकी लोगों से भी मैंने सुना है बहुत कुछ। तो किरण जरा उसके ऊपर वापस आइएगा। इस ऑडियो के अंदर भी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बहुत बाएतमाद नज़र आ रहे हैं। यानी असेंबली जब डिज़ोल्व नहीं करना चाह रहे थे तब भी वो बाएतमाद थे, इसमें अब जब डिज़ोल्व हो गई है तो कह रहे हैं ठीक है, मामलात कोई इतने बुरे मामलात नहीं है। तो हाउ डू यू टेक दैट? सर, वैसे उनके लिए अपने बड़े मसाइल खड़े हुए हैं ना। जो इनकी अभी मीटिंग हुई है, पहले मैं इस पे ज़रा बात कर लेती हूँ। ये जुडूडा वाला मसला है और ये जो लाहौर का मास्टर प्लान वाला मसला है, ये उनके अपने लिए बहुत सारे मसाइल, उनको पता है कि आगे बहुत ज़्यादा मसाइल और उनको अदालतों तक जाना पड़ जाएगा इन सारे मामले को लेकर। तो इसी वजह से वो चाह रहे थे कि असेंबलीज डिसॉल्व ना होती, इसीलिए वो चाह रहे थे कि उनको अगर 1 साल मिल जाता तो शायद मामला कुछ बेहतर हो जाते। लेकिन अब डिसॉल्व होगी तो अभी भी खुश हैं। अभी भी खुश हैं, अभी भी उनको लगता है कि शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कल वाली मीटिंग हुई है ना, आपको पता है परवेज़ इलाही साहब के एक और जगह मामला बड़े अच्छे होते हैं, तो वो समझ रहे हैं कि शायद वहां से कुछ उनको कहीं उनको टेक केयर कर लिया जाएगा, उनको कहीं रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी तरफ वो जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ना सर, वो उसके मुंदरजात, जो उसकी अंदरूनी कहानी मेरे सामने आई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी मज़े की है। खान साहब भी ऐसे ही फील करवाते हैं कि जी कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो अंदरूनी कहानी, वो यकीनन आपने भी देखी होगी कि वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से या फिर जो मौजूदा सेटअप चल रहा है इस वक्त, उसके हवाले से सदर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कोई दूसरा तीसरा रास्ता निकालें।
कुछ बताया जाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला तय करवाए जाए और उनके सामने हाथ खड़े कर लिए सदर साहब ने कि कुछ नहीं हो सकता सर, इस्टेब्लिशमेंट आपका एतबार करने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो 3 से 4 बार सदर साहब कोशिशें कर चुके हैं, वो कोशिशें इमरान खान साहब जब भी कोई बात होती है उसके बाद वो एक अपना नैरेटिव लेकर चलते हैं, और जो अपना नैरेटिव होता है उसमें जो सारी बातें होती हैं वो लेट मी प्ले दैट ऑडियो अगेन, और उसके बाद मैं गरीदा के पास जाऊंगा ताकि हम उसकी टोन, जो अल्फाज हमने ज़ाहिर उसके अंदर टू कर दिए, वो तो नहीं सुन पाएंगे। टोन बड़ी दिलचस्प है और वो बता रहे हैं कि किस तरह इमरान खान ज़ाहिरन अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके घेरे में नजर आते हैं। तो लेट्स सी व्हाट गरीदा हैज़ टू से ऑन दैट। जी प्ले कीजिएगा दोबारा। तो गरीदा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ना उनके फवाद चौधरी के पकड़े जाने पर कोई बड़ा एतराज़ है असूली तौर पर, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि पहले पकड़े जाते हैं, और वो पब्लिकली भी उन्होंने कहते कि पहले पकड़े जाते हैं। हाँ। तो जरा तो असेंबली ना टूटते, जरा हमें टेक अस थ्रू परवेज इलाही साहब पॉलिटिक्स। वो कह रहे हैं कि काम बड़ा सेट जा रहे हैं, उनका क्या काम सेट जा रहा है इस वक्त परवेज इलाही? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम परवेज इलाही की इस ऑडियो को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। आई थिंक परवेज इलाही साहब इज डन एंड डस्टेड। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी हुकूमत अपने हाथों तोड़ के। क्या इमरान खान दोबारा परवेज इलाही साहब को लगाएंगे चीफ मिनिस्टर? कतई नहीं लगाएंगे, गिवन दैट कि अगर इमरान खान को पंजाब में उतनी मेजॉरिटी मिल जाती है कि वो अपनी हुकूमत बना लें, और उसके लिए भी अगर वो मेजॉरिटी मिल गई तो थैंक्स टू PMLN की सियासत एंड नवाज शरीफ साहब का लंदन में क़याम, अगर वो इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर तश्त पे रखे कि ये ले इमरान खान साहब खाम खुश हो रहे हैं आपके ख्याल में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब को किसी भी किस्म की खुशफहमी है। अगर वो बैंक करेंगे तो फिर वो कहीं और पे बैंक करेंगे वापस आने के लिए। बट परवेज इलाही साहब की मुखासिमत फवाद चौधरी के साथ, जब परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर के तौर पर नाम सामने आया था, 2 दफ़ा सामने आया था, उस्मान बुज़दार के होते हुए भी सामने आया था। फवाद चौधरी वॉज वन ऑफ दोज जो कि मुखालिफत कर रहे थे। सो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो परवेज इलाही साहब तो डेफिनेटली खुश होंगे। फवाद चौधरी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, किस तरह से हुई है, ये मेरा ख्याल है कि इसका एलिमेंट परवेज इलाही की गुफ्तगू में से निकल रहा है। हाँ, वो कह रहे पहले पकड़ लेते, हम पे दबाव डाल रहे थे कि ना कौन दबाव डाल रहा था? क्या ये वाकई इलेक्शन कमीशन ने ही करवाया है? क्योंकि मेरा इस पर बड़ा खुला स्टैंड है। जो अभी सलीम साफी साहब फरमा रहे थे, हमारे सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम है। फवाद चौधरी साहब ने क्या क्या कुछ नहीं किया जब ये लोग हुकूमत में थे, मेरे खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं किया, मैं आपको बता नहीं सकती। चैनल के मालिकान तक को जा के क्या नहीं कहा, किस तरह से प्रेशर नहीं डलवाया, ट्वीट्स डिलीट करवाने के लिए किस तरह से प्रेशर हमारे नहीं आते, इसी गवर्नमेंट की तरफ से, इन्हीं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से जो आज पाबंदी से लासन है। लेकिन ये वक्त नहीं है, जब कोई गिरा हुआ हो तो वो आपके ज़र्फ़ का इम्तिहान होता है। फवाद चौधरी के साथ जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जस्टिफाई करें कि ECP को धमकियां देना या उनकी फैमिलीज तक को धमकियां देना काबिल कबूल होगा। वैसे क्या गलत हुआ है फवाद चौधरी के साथ? बगावत का मुकदमा, इलेक्शन कमीशन, आप माशाल्लाह मेरे सीनियर हैं। नहीं, मैं दफात गलत लगी, आप ये कह रही हैं ना। बगावत का मुकदमा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आपका जर्नलिस्टिक जहन मानता है इसको? मैं दफात गलत लगी ना, आप ये कह रहे हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बगावत का मुकदमा करवाएगा सियासतदानों के ऊपर? तो कौन करवाएगा? क्या करवाना चाहिए बगावत का मुकदमा? I don't know, I'm not the election commission, I don't know. कॉलोनियल लॉ, ब्लैक लॉ, जो कि 1856 की जंग आज़ादी को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था, उसको हमने आज तक रखा हुआ है। पुलिस एक्ट भी उतना ही पुराना है। I'm not justifying, but I'm trying to say है। बगावत का मुकदमा ठीक है, रियासत से बगावत होती है। फॉर एग्जांपल शहबाज गिल वाले मुकदमे पे मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड था कि शहबाज गिल ने जानबूझ के इंस्टिगेट किया था, रैंक एंड फाइल ऑफ द आर्मी। वो तो कहते हैं मैंने नहीं किया था। के खिलाफ वो जो मर्जी, उसकी इंटरप्रिटेशन वो जो मर्जी करें, तो तशरीहात पे आ गए ना फिर। लेकिन फवाद चौधरी के मामले पे इलेक्शन कमीशन मेरा नहीं ख्याल के मजाज है। आपका ख्याल नहीं है कि आपकी मालूमात हैं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं, मेरी राय नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। मैं ओपिनियन दे रही हूँ ना, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। इलेक्शन कमीशन मजाज नहीं है, इस तरह से ना होना चाहिए बगावत के मुकदमात का। आप हर आईनी इदारे को मजाज बना देंगे। ठीक है, एक रियासत की तरफ से होता है कि रियासत के खिलाफ बगावत की गई, वो समझ भी आती है। अब हर इदारा उठेगा कि जी मेरे खिलाफ बगावत कर दी, फिर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाएगा? ठीक, फिर आपका आर्टिकल 19 कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ उसके अंदर। बट आई टेक योर पॉइंट। जरा वापस आते हैं काशिफ आपके पास। परवेज इलाही की ऑडियो को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इनर डायनामिक्स बता रही है इसकी। तो PTI का ख्याल है कि वो परवेज इलाही साहब के साथ मिलकर अगर सीट एडजस्टमेंट करती है और अपनी स्ट्रेटजी बनाती है तो पंजाब के अंदर वो अपनी जड़ें फैला सकती है और नून लीग को नथ भी डाल सकती है, पीपल्स पार्टी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। लेकिन ये जो अंदर खाने की कशमकश है, ये तो बड़ी वाज़ेह है इस ऑडियो के अंदर। एक तो सर मैं ये गरीदा से बिल्कुल अग्री करता हूँ। ये बगावत के मुकदमे जिस तरह हमने रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी हैं, इसको भी देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। किस तरह 10 बजे FIR होती है, जिस तेज़ी और फुर्ती के साथ पुलिस 6 बजे तक कार्रवाई करके बंदे उठा लेती है, अमूमन ऐसा होता नहीं है।
लेकिन चले इस मुल्क में सब कुछ होता है, ये भी हो गया, कोई मसला नहीं। आगे बताएं ना। देखिए मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि इस आर्गुमेंट को आप डेवलप करें ना, कि इस मुल्क में ऐसा होता नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने किया नहीं है, तो फिर बताएं ना फिर कौन कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ आर्गुमेंट को डेवलप करें ताकि हम उसको किसी नुक्ते पर लेके जाएं। को धमकी लगाना बगावत है सर? क्या किसी को धमकी आप देना, मेरी बात नहीं समझ रहे, वो तो तशरीहात में जा रहे हो, तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि जिस चाप के साथ ये सारा कुछ हुआ, कब से? नहीं, आप मेरी बात सवाल तो समझ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस आर्गुमेंट को डेवलप करें कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा तो ये कौन करवा रहा है, ताकि मैं बहस को आगे लेके चलूं। वो काशिफ अब्बासी साहब पहले ही ज़ेर ताब है उनका चैनल, आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं उनसे? मैं किसी से कुछ नहीं कहलवाना चाह रहा। मैं प्रोटेस्ट करने आई हुई थी, आज बड़ी मुश्किल से खरीदा, हमारे हक में प्रोटेस्ट करने आई थी सर। जाने थे, उनको भी पता कि हम कितनी मुश्किल में, ये इंडिया करा सर, रॉक करा। मैं कह देता हूं जो आप लोग नहीं कह रहे। आप ये कह रहे हैं कि आईएसआई और फौज जो मिल के एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, उसने फवाद चौधरी को उठाने का बंदोबस्त किया, उसने राहदारियां उसकी बनाई, उसने कोर्ट को मैनिपुलेट किया, उसने फवाद चौधरी को ठोक के रखा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? आई एम सेइंग इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता। मैं नाम ले रहा हूं, आप मुझे तो एंडोर्स कर देना यार, ये नाम है तो कौन कर रहा है? मैं तो नाम लिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर सकता ना सर। ओहो काशिफ, तो फिर किसने किया है इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी को? आप भी जानते हैं। तो मैं तो नाम ले रहा हूं, फिर कौन रह गया? नहीं जाना जी। कमाल बात होगी। सलीम साहब भी आप इंटरवीन करें, आप इस पे जिरगा रखें। सलीम साहब हमें बताएं कि इसका तस्वीर कैसे करें, किसने किया ये? आप अपने हिस्से का 4 साल बेरोजगारी, अपनी औलाद को गालब और ये सब कुछ जो है ना वो चैनल से निकाला जाना, ये बर्दाश्त कर चुके हैं हम। जो है वो ISPR का अताब, मीर शकीद और रहमान की वो कई महीनों पर मुहित जेल, जिसमें उनका भाई भी वफात पा गया, जिसकी उनकी वो भी वफात पा गई, अपने घर पे हमला, फिर दूसरे चैनल्स और दूसरे एंकर्स की ज़ुबानी, अपने लिए शैतान और गद्दार और ये सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं। और देखें, अगर कल फवाद चौधरी साहब और इस तरह के लोग वो PTM के लोगों के ख़िलाफ़ फतवे ना देते, बदकिस्मती से हमारे वो पख्तून वज़रा से उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के फतवे दिलवाए जाते थे, और या फवाद चौधरी साहब वग़ैरह जैसे लोगों से, या फिर मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा था इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, और उसको ये लोग शे ना देते, तो आज उनको भी ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए आज वालों के लिए भी ये इबरत है कि वो इससे इबरत पकड़े कि अगर आज वो इस चीज़ को शह देंगे, कल हम फवाद चौधरी को, इमरान खान को और शहरयार अफरीदी को, इन सब को ये नसीहत कर रहे थे, या बाकी अपने मीडिया पर्सनस के भाई कि भाई आज अगर हमारी बारी है तो कल तुम्हारी भी आ सकती है। इसी तरह सियासतदान नून और पीपल्स पार्टी और ये लोग उनसे कहते थे PTI कि आज अगर हमारी बारी है तो कल तुम्हारी भी आ सकती है। इसलिए आज हमें उस पर खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। मुझे इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं हो रहा, सब ने कंडेम किया अपने तय, कोई खुश नहीं हो रहा। मैं तो सिर्फ इस गुत्थी को सुलझाना चाहता हूँ। आप इस आर्गुमेंट को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। आपने बहस को किसी नुक्ते पे लाना है ना, तो फिर आप उसको लेके आइए कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, अगर राना सनाउल्लाह ने नहीं किया, अगर जो है लाहौर के IG ने नहीं किया, इस्लामाबाद के IG ने नहीं किया, तो भैया अगले स्टेप पे जाए ना। किसने किया? फिर उसने किया होगा। उसके बारे में परवेज इलाही कह रहे हैं अपनी ऑडियो में कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, या शायद फिर इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज्यादा फुर्ती दिखा दी है या बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेट कर दिया है। लेकिन इस वक्त देखिए, हमें तो ग्राउंड रियलिटीज पे जाना पड़ेगा ना। हम एजम्पशन नहीं कर सकते, इवन बीइंग जर्नलिस्ट हम एजम्पशन नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकते। अभी आपने इतनी एजम्पशन बनाई, आपने एजम्पशन बनाया इलेक्शन नहीं, आपने एजम्पशन बनाया इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। आपने नहीं, मैंने ये नहीं कहा इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, ये काशिफ साहब ने कहा। मैंने कहा कि आप
जस्टिफाई करेंगे कि इलेक्शन कमीशन बगावत का मुकदमा कर रहा है? कम से कम मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी, मेरे पास मालूमात नहीं है ना, तो मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं अपनी राय भी आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे पास मालूमात नहीं है। आई विश मैं आपकी सीट पे बैठा होता तो तज्जियाती तौर पे मैं आपको इस वक्त जो हमारे पास जो फैक्ट सामने है ना कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से करवाई गई FIR, उसमें रियासत से बगावत डाली गई। मेरा इसी पर पॉइंट है कि आप ये लॉ नहीं कर सकते, इन्वोक नहीं कर सकते। दैट्स फेयर को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट्स फेयर, बट यू आर सेइंग कि इलेक्शन कमीशन ने किया है ना ये सारा काम जो किया। अपेरेंटली इस वक्त तो जो फैक्ट सामने है, इलेक्शन कमीशन नहीं करवाई। अगर ये लफ्ज ना बना होता, लेकिन सर अगर इलेक्शन कमीशन इतना छुई मुई फवाद चौधरी साहब के मामले पर हो गया, तो उससे पहले इमरान खान साहब इससे बहुत ज्यादा बढ़कर कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो फिर उनके खिलाफ होना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए थी। तो ये इलेक्शन कमीशन इस मामले में इतने ज्यादा छुई मुई हो गए कि उन्होंने एक बात की और उसके बाद फिर बगावत तक का मुकदमा चला गया और फिर जिस्मानी रिमांड भी चला गया। सवाल तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मैं फिर भी तगदा हूं कि मुझे इसका जवाब तलाश करना। ब्रेक के बाद आते। तो इस वक्त मौजूद बहस जो है वो ये है कि फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब खुश हो रहे हैं। जो सियासत के अंदर सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि अब आंख से हया भी निकल गई, दिल तो पहले सियासत के अंदर नहीं था। लेकिन दूसरा आर्गूमेंट ये भी डेवलप हो रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात बन रहे हैं, काशिफ अब्बासी ने इसके ऊपर एक पॉइंट रेज किया था कि उनको इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैं उस पॉइंट के ऊपर ज़रा आना चाहूँगा, और ये खदशा जो है ज़मान पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा है कि हमने असम्बलियाँ तहलील तो कर दी, लेकिन अब मामला जो है इंतखाबात की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो एक फियर जिसका मैंने जिक्र किया था, किरण ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा। आपने जिक्र किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब की जो मीटिंग है उसकी मालूमात बड़ी दिलचस्प है, उसके अंदर इंतखाबात के हवाले से कुछ मेरी भी मालूमात है। ज़रा आप बताइएगा कि ये सरासीमगी तो है ज़मान पार्क के अंदर, काशिफ ने उसका जिक्र किया है कि इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। योर टेक ऑन दिस। बिल्कुल यही बात जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें ये डिस्कस हुआ है कि शायद ऐसा लगता है खान साहब को कि उनके ऊपर जो केसेस के मामला हैं और जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, फिर आगे ये भी उनको लगता है कि शायद फवाद चौधरी के बाद असद उमर साहब की भी गिरफ्तारी शायद हो सकती है, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो बयानिए इनकी अपनी जानिब से ये बनाए जा रहे हैं, ये चीज़ उस मीटिंग में डिस्कस हुई और फिर उसके बाद केसेस में फंसाकर इंतखाबात को शायद डिले किया जा सकता है। इस तरह का माहौल PTI के अपने अंदर क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पर देखते हैं तो उस तरफ से आज से 1-1.5 महीना पहले तो ये सिलसिला था कि अगर मईशत नहीं संभल पाती तो फिर हो सकता है कि पार्लियामेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल इस तरह के कोई मामलात नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, ज़मान पार्क के अंदर इस तरह की सिचुएशन है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर एक फेयर तो है, वो जो एक प्रोटेक्शन शील्ड मौजूद थी PTI के पास KPK में और पंजाब में, वो प्रोटेक्शन शील्ड खान साहब ने खुद ही हटा दी। एंड एक बात जो हमने आगाज में की थी ना, मुझे ऐसा लगता है ये जो परवेज़ इलाही साहब की हम बात कर रहे थे, अब जो खान साहब के बहुत वफादार लोग थे, मुझे लगता है वो आज भी खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा वफादार हैं। जावेद चौधरी साहब के जिस तरह के कॉलम्स आ रहे हैं और उसमें जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जो बताया जा रहा है, तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि खान साहब की ज़िंदगी में एक शख्सियत तशरीफ़ लाई और उसके बाद खान साहब ने सारे उल्टे सीधे फैसले करना शुरू कर दिए। तो जो खान साहब के वफादार लोग थे पहले, वो आज भी किसी न किसी तरीके से खान साहब को स्पेस देते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब है, उनको आप देख लीजिए, वो चाहे उनका नैपियों वाला स्टेटमेंट देखिए या उनकी आज की बातें देखिए, तो उनकी वफादारी नजर आती है कि ये किस चीज की वफादारी थी। वो यू टर्न चूंकि हमने इमरान खान के साथ खामखा मंसूब कर दिया, परवेज़ इलाही साहब के तो यू टर्न इतने हैं कि वो तो अब आंखें चकरा गई हैं कि उन्होंने इतने यू टर्न इमरान खान पे लिए हैं। 360 जरा मैं काशिफ के पास जानूंगा। काशिफ जरा इसके ऊपर वापस आइएगा। आपने कहा था कि इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, इसकी जरा वजाहत करें ताकि हम सलीम साफ़ी साहब के पास भी जाएं और गरीदा के पास भी आए ये पॉइंट लेके। गो अहेड सर। देखें, बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात करें तो आप तो खुलेआम ये बात वो आपसे करता है कि ये इलेक्शंस नहीं होंगे या इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं, और कभी कोई कानूनी आपको मिसाल दी जाती है, कभी दूसरी कानूनी मिसाल दी जाती है। सो ये तो बात अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आनी शुरू हो गई है। जो आपने इंटरनल मीटिंग का जिक्र किया, प्रॉब्ली उसमें भी यही गुफ्तगू हुई, और खैर हर जगह से आवाज़ यही आ रही है कि इलेक्शंस मुश्किल नजर आते हैं, लेकिन उसका मसला आपकी अपनी असेसमेंट क्या है काशिफ? आपकी अपनी असेसमेंट क्या है बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन? बहुत बड़ी मुश्किल है जो आवाज जो आ रही है वो। सर देखिए, मैंने जिस दिन इन्होंने IMF के पास गए, मैंने कहा इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी IMF के पास जाके इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए। दे वुड रादर डिसॉल्व दी असेंबली। अगर उन्हें असेंबली डिसॉल्व करनी हो, वो डिसॉल्व कर देंगे असेंबली को, क्योंकि इस तरह जाके इलेक्शन में जो शिक्कें पूरी करनी है IMF की, वो नहीं करेंगे। और वो पहले से यही कह रहे थे, कहते अगर आपको इसहाक डार साहब का आसमा शिराजी के साथ इंटरव्यू याद होगा, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो नहीं कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल इरोड करें और हमें तो वक्त मिलना चाहिए। सो
ये बात तो मुस्लिम लीग नून में बड़ी क्लियर थी कि अगर आप हमें वक्त नहीं देंगे, क्यों इतना इंतजार किया सारों ने कि अगर वक्त नहीं देंगे तो हम IMF के पास ये फैसला हम नहीं कर सकते, किसी और से करा लें। दूसरी तरफ ये जो कह रहे हैं ना कि मईशत नहीं है, सियासत इजाजत नहीं दे रही इलेक्शंस की, ये सियासी तौर पर इसको मुलतवी किया जाएगा। जब तक इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं आएंगे वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और देखिए एक इस मुल्क में आईन और कानून का वजह क्या बन सकती है, वजह क्या बन सकती है काशिफ? मईशत बनाएंगे, सेंसस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सर देखिए, सूबाई असेंबलियों के तो सेंसस की वजह से और हल्काबंदियों की वजह से वो आगे मुलतवी करेंगे, क्योंकि सूबाई असेंबली का मईशत से इस वक्त तो कोई लेना देना। मईशत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, IMF के पास चले जाए, मईशत ठीक हो जाएगी। मईशत का प्रॉब्लम इमरान खान साहब का मसला, जब हुकूमत में आए IMF के पास नहीं जा रहे थे, मईशत खराब हो रही थी। ये हुकूमत आई, शुरू में डिले किया IMF के पास जाने का, फिर मईशत का वो डॉलर चढ़ गया, मसाइल खड़े हो गए। जो ही आप IMF के पास जाते हैं वो सारा ठीक हो जाता है। ये तो जनरल इलेक्शन अगर कोई ना कोई हीला वसीला बन सकता है मुमकिना तौर पर इलेक्शंस को डिले करने का। वो ये कहेंगे कि सूबाई असेंबली के इलेक्शन एक और हल्का बंदियों पर हो, कौमी असेंबली के दूसरी हल्का बंदियों पर हो, ये नहीं हो सकता। सो वो कहेंगे कि जो इलेक्शन होंगे वो एक ही हल्का बंदियों पर होंगे। अभी लेट मी गो टू सलीम साफी साहब ऑन दिस। डिले साफी साहब, इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान, जरा उसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा। देखिए, ये पाकिस्तान का मैं बार बार ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि तज्ज़िया आप उस मुल्क में कर सकते हैं या मुस्तक़बल की थोड़ी पेशबीनी कि जहाँ गेम के कोई रूल्स हों। यहाँ तो गेम के कोई रूल्स नहीं है, यहाँ तो चंद अफराद के हाथों में कौम की तकदीर है। वो अफराद कल क्या सोचते हैं, कल क्या फ़ैसला करते हैं, ये तो हमें नहीं पता है। मसलन आज से साल पहले जिस तरह इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पे कुर्बान हो रहे थे, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट उन पे कुर्बान हो रही थी, अगर चंद वाक़यात ना होते तो क्या ये मुल्क आज इस हालत में होती? आप देखें कि PDM उसने बिल्कुल PTI का रोल ले लिया है और PTI जो है जो सारा सिर्फ। लेकिन इंतखाबात के इल्तवा के बारे में आपकी मालूमात और राय क्या है? इम्कानात तो ज़ाहिर है फिर भी हमने उसके ऊपर जाना है ना, ये जानते हुए कि पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर किसी इम्कान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में दोनों इम्कानात हैं, ये कि इलेक्शन हो भी जाए, क्योंकि अगर मेरिट पे भी फैसले होते हैं, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं तो उनका नाअहली से बचना और जेल जाना नामुमकिन है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई है, अगर वो इसको तोड़ने पे आ जाएं तो इसकी सेकंड टियर में मोर देन 60-70% लोग जो है वो कदमबूसी के लिए तैयार हैं और वो मुलाकातों के लिए और मीटिंगों के लिए वक्त मांग रहे हैं। ये सारे चौधरी परवेज़ इलाही टाइप लोग हैं, तो जल्दी इलेक्शन में जाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून वाले खामखा बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं पिछले कई सालों से। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल रही तो जिस तरह काशिफ ने इशारा किया जिसकी तरफ, तो इलेक्शन डिले करने के लिए कई एक्सक्यूज़ भी हो सकती हैं और वो भी इस हुकूमत ने ख़ुद अपने लिए किया। मसलन जो काम शौकत तरीन ने किया था या असद उमर ने किया था, वो एक और शक्ल में इसहाक डार ने कर दिया। ठीक ठीक, ज़रा गरीदा की राय भी इसके ऊपर ले लेते हैं। गरीदा, इलेक्शन का अल्तवा बहुत बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के बाहर ममालिक के लिए भी। पाकिस्तान के अंदर तो ये जितना हम तज्जिया कर रहे हैं ये पिट जाएगा। मतलब इलेक्शन का इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अब सूबाई की भी बात कर, सूबाई की बात भी कर रहे हैं। सूबाई के बाद सूबाई का इल्तवा क्यों बहुत बड़ी खबर होगी? इस वजह से खबर इन्होंने तो अपने मुद्दत पे खत्म होना था ना, ये तो इमरान खान साहब ने मुद्दत से पहले तहलील कर दी है। अगर इनकी मुद्दत पर ही यानी कि जनरल असेंबली आम इंतखाबात के साथ, लेकिन उसके बाद तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के एक्शन ना, फिर उसके बाद तो आपने फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने ना खास हद के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर नहीं होंगे। प्रोविंशियल के इलेक्शंस मुझे टाइम पर होते हुए नज़र नहीं आ रहे और मेरा ख्याल है कि ये आम इंतखाबात के साथ ही होंगे। आम इंतखाबात मुझे मज़ीद किसी डिले का शिकार होते हुए नज़र नहीं आ रहे और उस वक्त जितनी भी कंसर्न्ड जितने भी क्वार्टर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे कम से कम जो मेरी बात रहती है, जनरल इलेक्शंस डिले नहीं किए जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में शायद हो जाएंगे, बट प्रोविंशियल के अभी होते हुए इमीडिएटली मुझे नज़र नहीं आ रहे। ECP ने लेटर लिख दिया गवर्नर को, उन्होंने कुछ टाइम फ्रेम दे दिया कि जी ये डेट्स हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर लें डेट।
गवर्नर्स ने अभी तक जवाब नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, अमन व अमान की बहुत बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ पर आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करें, PTI से बात कर लें, JUI से कर लें, ANP से कर लें, पीपल्स पार्टी से कर लें, वो यही कहते हैं कि यहाँ पर मुमकिन नहीं है अमन व अमान की सूरत हाल में। तो KP में तो ये एक एक्सक्यूज़ क्रिएट हो सकता है। सेंसस की जहाँ तक मामला है, अच्छा ये भी आप मद्देनज़र रखें कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने खत लिखे गवर्नर्स को कि जी आप इन डेट्स में से सिलेक्ट कर लें पंजाब और KP, उसके अगले दिन सेंसस की डेट दे दी, सेंसस के मामला। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जब आप कनेक्ट करते हैं इन डॉट्स को। बट सेंसस यूज नहीं हो सकता एज एन एक्सक्यूज। 2018 में भी 2017 और अगर नहीं हुआ तो आप पुराने सेंसस पे आप कर सकते हैं। आपको अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। सिंध में हुए हैं ना, पुरानी पे ही हुए हैं ना, मर्दमशुमारी पे। 18 का जो इलेक्शन था वो भी 17 के कंप्लीट सेंसस रिजल्ट पे नहीं हुआ था, इसीलिए MQM को शिकायत भी थी। जरा फास्ट फॉरवर्ड करें और अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। मरियम नवाज की वापसी, फ्लाइट ले ली, अब वापस आ रही हैं, तो आप जरा उसके ऊपर देखिए कि बहुत ज्यादा नून लीग की तवक्कुआत उनके साथ वाबस्ता कर दी गई हैं, जरा उसका तज्जिया करके दीजिए। सर पहले तो एक ये कि मुझे लगता है कि इलेक्शंस दोनों तरफ से हो जाएंगे क्योंकि विन विन पोजीशन है। और ये जो मरियम के आने की आपने बात की ना, ये इसी से ही कनेक्ट करती है। क्योंकि देखें अगर खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है और नाअहली हो जाती है तो बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी और बड़ी लेवल PTI के लिए हो जाएगी। इमरान खान को आप हाथ लगाएंगे, अगर वो 10 सीटें लेनी है वो 44 सीटें ले जाएंगे। सर ये सोशल मीडिया वाली पॉलिटिक्स और ग्राउंड पॉलिटिक्स में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। बल्दियात के इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल आप कराची में देख चुके हैं, जहां पर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आपके धरनों जलसों के लिए निकल आती है, लेकिन वोट डालने के लिए कौन निकला वो हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से। इतनी अच्छी कैंपेन भी नहीं कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ शायद चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो लंदन में PMLN की लीडरशिप बैठी हुई है, उनकी तो डे फर्स्ट से ये ख्वाहिश थी कि आप अदम एतमाद पेश करें, अदम एतमाद के बाद जो आपने लेजिस्लेशन करनी है फौरी तौर पर वो करें और फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं। और मियां साहब शायद आज तक उनके अंदर इस तरह की नाराजगी का एलिमेंट इस बात पे पाया जाता है। तो मुझे लगता है मरियम साहिबा आएंगी तो वो कुछ डिफरेंट फार्मूलाज के साथ शायद इस बार आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले मरियम साहिबा ने जहां जहां कैंपेन करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून को एक वो क्राउड पुलर तो हैं बेहतरीन, लेकिन वो उस तरह की कामयाबी नहीं दिलवा सकी। लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि खान साहब के सामने कोई कंपैटिटर इस वक्त था नहीं, लेकिन मरियम साहिबा की वापसी के बाद मुझे लगता है PTI के लिए जरा काशिफ के पास चलते हैं। अब काशिफ, नून लीग के पास ज़ाहिरन 4 ट्रम्प कार्ड थे जिसके अंदर उन्होंने 2 इस्तेमाल कर लिए हैं, तीसरा इस्तेमाल होने जा रहा है और एक कार्ड उनके हाथ में रह जाता है। पहला कार्ड उनके हाथ में था शहबाज शरीफ कि शहबाज आएगा तो पाकिस्तान में चुक के केड़े पासे ले जाएगा। चुक के तो वो ले गए, लेकिन चुक के थले सुट दिया है उन्होंने। दूसरा उनका ट्रम्प कार्ड ये था कि इसहाक डार साहब आएंगे और इसहाक डार आएंगे और डॉलर को चुक के थले सुटेंगे और रुपए को किधर ले जाएंगे। चुक के थले सुटिया, लेकिन इक्वेशन जो है वो तब्दील हो गई है, डॉलर ऊपर चला गया, रुपया नीचे आ गया। अब 2 कार्ड तो चले नहीं, तीसरा कार्ड है मरियम नवाज, उसके ऊपर फोकस करें। सर एक तो मैं आपके प्रोग्राम से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो हालात बनाए जा रहे हैं ना कि इलेक्शन की सूरत में होंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाएगी और उसकी नहली हो जाएगी और उसको सजाएं हो जाएंगी। आई वांट टू नो कि बेसिस क्या इसकी, अनलेस ये फैसले हो गए हों कि उनको नायल करना है, इसको सजा देनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना। मैंने नहीं कहा, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा किसी को। मैंने तो आपको बताया कि यू टच इमरान की पॉपुलैरिटी तो बहुत ऊपर निकल जाएगी। गो अहेड। या मैं कह रहा हूँ ये मेहमान आपके कह रहे थे कि अगर ये हो गया और ये हो गया तो ये दिस होप इज अ काशिफ मेहमान का नाम तो ले ले यार, इस बात पे मेरा मतलब है मेहमान का नाम तो ले लेना आप। किरण मेहमान सर जी मेहमान कह रहे हैं आप, मेहमान कह रहे हैं काशिफ साहब। मैं मुमकिनात पे बात कर रही हूं। नहीं, मैंने खोल के बात की थी। मैं और कर रहा था। दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो he who cannot be named, she who cannot be named। नहीं, अभी ये दूध का जला हुआ नहीं है, ये पहले से छाछ को फूंक फूंक के पी रहा है। बट गो अहेड, ये वहां पे जरा बताएं इसके ऊपर। सिविलियन हूं मैं, जो आप बताएं जरा। मुझे लगता है मरियम नवाज के आने से पार्टी को फायदा होगा। इस वक्त आप देखें कि जो पिछले कुछ अरसे में पार्टी इन अ वे लीडरलेस लग रही है। इस पार्टी को खड़ा किया, उसका एक नैरेटिव बनाया, वो क्राउड पुलर है, वो इसी वजह से सबका ख्याल है, मेरा आई एम प्रीटी श्योर सारे इस बात से एग्री करेंगे कि मुस्लिम लीग नून में अब अगर लीडरशिप किसी के हाथ में या जो क्राउड पुलर है मुस्लिम लीग का, वो मरियम नवाज शरीफ है। अगर आपने इस पार्टी को दोबारा खड़ा करना और कंपेटिटिव बनाना है, आई एम सेइंग दिस अगेन, कंपेटिटिव बनाना है, क्योंकि आप देखें हमजा शहबाज नाराज होकर बैठे हैं। शहबाज साहब गवर्नेंस
तो कर सकते थे, पहले कहा जाता था, वो पॉलिटिक्स और वो लीडरशिप रोल ये नजर आया सदर बन के कि वो नहीं कर सकते। तो पीछे रह गए दो लोग जो लीडरशिप रोल दे सकते हैं मुस्लिम लीग को। मरियम नवाज दे सकती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब दे सकते हैं। मरियम के आने से पार्टी को मुस्बत होगा। मुझे दरअसल टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट लग गया और मैंने साफी साहब से उस चीज का जवाब देना जो आपने नुक्ता रेज़ किया था कि ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई। मरियम नवाज डायरेक्शन देगी जी, ओके। अब डायरेक्शन तो किसी तरफ भी हो सकती है ना, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी डायरेक्शन हो सकती है। बट ये साफी साहब बताइए आप ये क्यों कामयाब होते हैं या नहीं होते उसका पता नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ये पार्टी फंडिंग केस कितने सालों से पेंडिंग था, तो शखाना केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस, ये लंदन से फंड्स की वापसी ओपन एंड शट केस, टीरियान का केस ओपन एंड शट केस। ये तो हम में से हर कोई जानता है कि इमरान खान को पिछले सालों में इस्टेब्लिशमेंट बचाती रही, वरना उनको कब की सज़ा हो चुकी होती। लेकिन अब उनको बचाने वाला नहीं है, तो मेरिट पे अगर फैसले हो गए तो मेरा तो ये यकीन है एक अदना था कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा, अभी हमने मरियम वगैरह की बात सुनी, लेकिन अभी तो इस्तीफ़ों का सिलसिला मुकम्मल नहीं हुआ। देखिए पार्लियामेंट से सारे PTI वालों को फारिग कर दिया गया, लेकिन एक बंदा पार्लियामेंट का रुकन रह गया, वो इमरान खान है कौमी असम्बली का। अभी उनका इस्तीफे का फैसला नहीं हुआ है। दूसरा, अभी तक वो बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा है, उस बाप पार्टी के साथ है जो मरकज में नवाज शरीफ। आई हैव टू ड्रॉप द गिलोटिन। मुझे बिल्कुल 10 सेकंड्स में अगर आपको कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इसके ऊपर मरियम नवाज की वापसी पे, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम यू एंड गरीदा। मरियम साहिबा आ रही हैं और सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर होने जा रही है। योर टेक। करिस्मेटिक हैं, लेकिन नैरेटिव क्या अपनाएंगी? क्या अपनाएंगे? आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रेंड्स में अगर आप देखें तो आपको सियासत हावी होती हुई नज़र आती है। इसके अंदर आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद बहुत होती हुई नज़र आती है। आपको परवेज़ लाई की जो बातचीत है इसके ऊपर ट्रेंड्स बनते नज़र आते हैं। क्रिकेट के अंदर बाबर आजम जो हैं वो टॉप के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जीतने के बाद सर गारफील्ड सोबर्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी अपने नाम कर लिया। बहुत बड़ा एजाज़ है। ये दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो इन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। शाहीन शाह इससे पहले अपना ये एजाज़ ले चुके हैं, तो उसके ऊपर बड़े ट्वीट्स हो चुके हैं। 20,000 25,000 के करीब ट्वीट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने काम पे लगी हुई है। मुंशी इलेक्शन कमीशन के नाम से उन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ है और 1.25 लाख से ज़्यादा इसके ऊपर ट्वीट्स हो चुके हैं और ट्वीट्स मज़ीद आ रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं। बगावत करेंगे आज़ादी मिलेगी एक और ट्वीट है। तहरीक इंसाफ ये ट्रेंड चला रही है और मोस्टली जो ट्वीट्स एड्रेस किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान फ़ौज को एड्रेस किए जा रहे हैं, ISPR को एड्रेस किए जा रहे हैं, फ़ौज के सरबराह की तस्वीर लगा के ये ट्वीट्स किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत ही बाज़ ट्वीट्स ऐसे हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है जी कि छावनियों पे अगर आप कोई हमला कर देंगे तो फिर उसके बाद इनको बात समझ आएगी। इस किस्म की आप बातें सुनाई देती हैं अगर आप ये चैटर को देखें तो। जो बड़ी खबरें बनी जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया वो क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने ट्वीट की। परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट जो पब्लिकली है, जो प्राइवेटली वो बात कर रहे थे वो उसके ऊपर तो बात कर चुके हैं। तो फवाद चौधरी पहले पकड़ा जाता तो हमारा काम ठीक हो जाता, परवेज़ इलाही साहब ये फरमा रहे हैं। तो चौधरी साहब ने ये बात कर दी है। इससे पता चलता है कि अंदर खाने क्या हो रहा है। फवाद चौधरी का एक ट्वीट हमने आपके सामने रखना है ताकि आपको पता चले कि सिर्फ मौजूदा ट्वीट्स ही हेडलाइंस नहीं बना सकते, पुराने ट्वीट्स भी बड़े रेलेवेंट हैं। जब अता तारड़ को पकड़े गए थे तो चौधरी साहब ने कहा था कि 3 साल की जेल के बाद अच्छा बच्चा बनकर निकलेगा। उस वक्त ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स थे। असद उमर डॉलर की उड़ान और रुपए की गिरावट के ऊपर बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं और उनका ख्याल है कि इससे हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। 1999 के बाद जब एक्सचेंज रेट ये लागू किया गया था तो उसके बाद से ये पहली मरतबा है कि इतनी बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन अगर आप ये देखें कि इसके बाद IMF का प्रोग्राम जो है वो आपको इंडोर्स होता हुआ नज़र आएगा और उनकी टीम ने ऑलरेडी एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। तो अगर इस धचके के बाद मईशत आपको संभलती नज़र आती है तो शायद ये गिरावट नहीं है, इसके बाद स्टेबिलिटी आने का इम्कान है। लेकिन असद उमर चूँकि अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो फ़िलहाल इस पर फोकस किए हुए हैं कि रुपए को कितनी फैंटी लगी।